हेलो बच्चों, तो जैसे आप लोगों ने देख लिया होगा टाइटल, क्या पढ़ने वाले हम लोग? विजयनगर एम्पायर। कौन सा चैप्टर है हमारा? 7th चैप्टर है। कौन सी बुक का? सेकंड बुक का। और किसका? हिस्ट्री का। तो हिस्ट्री का सेकंड बुक जो मिडिवल इंडिया है उसका जो 7th चैप्टर, जो 3rd चैप्टर है उस बुक के अकॉर्डिंग, और पूरे सिलेबस का जो 7th चैप्टर है वो हम लोग करने जा रहे हैं। और इस चैप्टर का नाम क्या है? विजयनगर एम्पायर। क्या नाम है इसका? विजयनगर एम्पायर। और सबसे पहली बात, हम इसको विजयनगर एम्पायर क्यों बोलते हैं बेटा? विजयनगर एम्पायर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एम्पायर जो था वो ऑलमोस्ट विनिंग रहा, हमेशा द विनर एम्पायर ऐसे करके अपने आप को क्लेम करता रहा। और एक बाद में एक ऐसा वॉर हुआ जिस वॉर के बारे में हम डिस्कशन करेंगे कि जिस कारण विजयनगर एम्पायर जो था वो फॉल हो गया। तो उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? सिटी ऑफ विक्ट्री। क्या बोलते हैं इसको? सिटी ऑफ विक्ट्री के रूप में बोलते हैं। और ये पूरा एम्पायर कब से कब तक? 14 से लेकर 16th सेंचुरी तक तो ये था, इसीलिए हम इस पूरे एम्पायर को विजयनगर एम्पायर बोलते हैं। और इसको हम आगे पढ़ने जा रहे हैं, तो बने रहिए। इस पूरे चैप्टर को हम लोग 2 वीडियो पार्ट में लेके आएंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। हिस्ट्री का सिलेबस बहुत बड़ा होता है बेटा, हर चैप्टर जो है ना बहुत लेंथी होते हैं, तो हम एक ही वीडियो में सब कुछ कवर नहीं कर सकते, ठीक है। और जो आपको कह रहा है कि एक वीडियो में हम सब कुछ करके दे रहे हैं, एक ही वीडियो में ये पढ़ लो मास्टर वीडियो, ऐसा कुछ नहीं होता। वो सिर्फ आपको पासिंग मार्क्स दिलवा सकता है, वो आपको 80 में से 50 नंबर दिलवा देगा, इतना करवा सकता है, बट वो 80 में से 75 या 88 नहीं कर सकता, क्योंकि एक वीडियो के अंदर तो सब कुछ हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो वो चीज़ है। चलिए कोई बात नहीं, हम स्टार्ट करते हैं द विजयनगर एम्पायर। सबसे पहला टॉपिक जो विजयनगर एम्पायर में है, जिसको बोलते हैं डिस्कवरी ऑफ हम्पी। क्या बोलते हैं बेटा हम इसको? डिस्कवरी ऑफ हम्पी, जो सबसे पहला टॉपिक है, डिस्कवरी ऑफ हम्पी। हम्पी कहाँ लोकेटेड है बेटा? हम्पी आज के टाइम में कर्नाटका में। कहाँ पे है? कर्नाटका में। हम्पी में बहुत सारे टेम्पल्स वगैरह है और बहुत ही एक टाइप का यूनेस्को है, आई थिंक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है, ठीक है। अब हम्पी की शुरुआत कैसे हुई, कैसे उसको ढूंढा गया, क्या क्या कौन कौन से हिस्टोरियन थे उसको ढूंढने में, इन सब चीज़ों के बारे में पता करते हैं। सबसे पहले 1800 के टाइम में एक भाई साहब थे जिसका नाम था कोलिन मैकेंजी। कौन थे? कोलिन मैकेंजी। कोलिन मैकेंजी एक भाई साहब थे, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के इंजीनियर थे और इन्होंने सबसे पहला सर्वे मैप बनाया। तो आपका एमसीक्यू क्वेश्चन है कि सबसे पहला सर्वे मैप रिलेटेड टू द हम्पी किसने बनाया है? तो कोलिन मैकेंजी ने बनाया है। दूसरा, 1836 में एपिग्राफी जितने भी लोग थे उन्होंने क्या अलग अलग इंस्क्रिप्शंस को कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया, और उस अलग अलग इंस्क्रिप्शंस कहाँ पे मिले? जो वहाँ के लोकल टेम्पल्स वगैरह थे उनमें वो इंस्क्रिप्शंस पाए गए। 1856 में अलेक्जेंडर ग्रीनलो जो थे, इन्होंने क्या कर दिया? पूरे मोन्यूमेंट्स को रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दिया। क्या करना स्टार्ट कर दिया? रिकॉर्ड। तो वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी इसकी होनी स्टार्ट होगी, ताकि इसको हम और ज़्यादा बेटर तरीके से क्या सकते हैं? स्टडी कर सकते हैं। और कैसे पता चलता है और चीज़ें? तो ओरल ट्रेडिशन, जो हम सुनी सुनाई बातें, जैसे हमारे दादा परदादा जो बताते हैं कि ऐसा कुछ हुआ होगा इस राज्य के अंदर, तो उन चीज़ों पे ये लोग ज़्यादा, ये सब किसके ऊपर हैवली रिलाइड थे? तो मेमोरीज ऑफ द लोकल पीपल। तो जो वहाँ पे पुजारी वगैरह थे जो टेम्पल्स में, उनके दादा परदादा ने उनको क्या बताया है, उन्हीं सब चीज़ों को याद करके रख रखा था। और वही एक बेसिकली रिलाइड सोर्स था कि इसी के थ्रू हम पता लगा सकते हैं किसके बारे में? हम्पी के बारे में, ठीक है। और कौन से टेम्पल्स के वो पुजारी थे? विरूपक्षा टेम्पल के जो वो पुजारी थे। जो विरूपक्षा टेम्पल में किसकी पूजा होती है? मदर गॉडेस पंपा देवी की। किसकी पूजा होती है बेटा? मदर गॉडेस पंपा देवी की पूजा होती है, ठीक है। अब जो सिंथेसिस की बात करें तो जितने भी फॉरेनर ट्रैवलर्स के जितने भी अकाउंट हैं और जितने भी इंडिजीनियस लिटरेचर थे, जो वहाँ के लोकल लिटरेचर थे, जो कौन कौन सी लैंग्वेज में? तेलुगु में, कन्नड़, तमिल, संस्कृत, इन सब लैंग्वेजेस में जो भी स्कॉलर्स लिख के गए थे, चाहे फॉरेनर ट्रैवलर्स लिख के गए थे, उन सब चीज़ों को भी क्या किया गया? पढ़ा गया, ताकि हम्पी के बारे में और ज़्यादा जानकारी पाई जा सके। अब किंग्स एंड ट्रेडर्स की बात करेंगे। विजयनगर चैप्टर स्टार्ट हो चुका ऑलमोस्ट, तो किंग्स एंड ट्रेडर्स की बात करेंगे। तो विजयनगर एम्पायर में जो मिलिट्री की डिमांड बहुत ज़्यादा थी। अब मिलिट्री क्यों चाहिए? वाई डू यू वांट मिलिट्री टू स्ट्रेंथन? क्योंकि मान लो मेरी आपके साथ लड़ाई हो, तो मेरे पास अपनी आर्मी हो, तुम्हारे पास अपनी आर्मी हो, हम दोनों की आर्मी आपस में लड़ाई करें। तो दैट्स वाई विजयनगर एम्पायर ने क्या ज़्यादा से ज़्यादा अपनी मिलिट्री के ऊपर ध्यान दिया था। और इनका वॉरफेयर जो था वो किसके ऊपर रिलाइड था? कैवेलरी के ऊपर। और जब कैवेलरी कौन से वॉरफेयर करने वाले बेटा? जो घोड़े के ऊपर घुड़सवार होते हैं ना, वो जो लड़ाई करते हैं उनको बोलते हैं कैवेलरी बोलते हैं, ठीक है। तो इसके लिए अच्छा, जब मुझे लड़ाई घोड़े के ऊपर चढ़ के करना है तो अल्टीमेटली मुझे क्या चाहिए? हॉर्सेस तो चाहिए। तो हॉर्सेस कहाँ से ये लोग इंपोर्ट करते थे? इंपोर्ट फ्रॉम द अरेबियन कंट्री। कहाँ से करते थे? अरेबिया से करते थे, या सेंट्रल एशिया से ये लोग क्या करते थे? इंपोर्ट करते थे,
ठीक है। अब इन पूरी ट्रेड को कंट्रोल कौन करता था? ट्रेड को कंट्रोल करने के लिए अरब मर्चेंट से, या लोकल जो मर्चेंट थे जिनको हम क्या बोलते हैं, कुदिराई चेट्टीज। कुदिराई चेट्टीज कौन होते हैं बेटा? हॉर्स मर्चेंट। क्या बोलते हैं इनको? हॉर्स मर्चेंट। कुदिराई चेट्टीज नॉन अदर देन द हॉर्स मर्चेंट्स। तो एमसीक्यू क्वेश्चन आता है, हु ऑल आर कुदिराई चेट्टीज? तो दे आर द हॉर्स मर्चेंट्स। ठीक है, तो अरब ट्रेवलर जो थे वो इनिशियली ट्रेड को कंट्रोल करते थे, और जो इंडिया में जो ट्रेलर थे जो हॉर्स ट्रेडिंग को कंट्रोल करते थे उनको क्या बोलते हैं? कुदिराई चेट्टीज। तो जैसे ही फॉरनर्स है पोर्टुगीज यहाँ पे आए तो उन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया? उससे ज़्यादा जो पहले ये लोग जिससे ये लोग ट्रेड करते थे उससे ज़्यादा मिलिट्री टेक्नोलॉजी को इन्होंने स्टार्ट कर दिया, जस्ट लाइक मस्केट वगैरह जो था इसको स्टार्ट कर दिया। अब जो मार्केट जो था वो मार्केट जो विजयनगर की इकोनॉमिक सप्लाई, पैसा कहाँ से आता था? तो वो बहुत सारी चीज़ों को ट्रेड करते थे। ट्रेड किसका करते थे? स्पाइसेस का, टेक्सटाइल का और प्रीशियस स्टोन्स का। इन सब चीज़ों को क्या करते थे वो लोग? ट्रेड करते थे। स्टेट का रेवेन्यू, स्टेट के पास पैसा कहाँ से आता था? स्टेट का रेवेन्यू डिपेंड किसके ऊपर था? एक्सोटिक गुड। एक्सोटिक गुड्स कौन से होते हैं? जो बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम गुड्स होते हैं उनको बोलते हैं क्या? एक्सोटिक गुड। तो प्रीमियम गुड्स को कौन रखते हैं? जो वेल्दी पीपल्स होते हैं, वेल्दी पॉपुलेशन होते हैं, वो लोग रखते हैं। तो उनको खरीदने के लिए उनको जो टैक्स लगता था वो सब किसका सोर्स होता था? गवर्नमेंट का इकोनॉमिक सोर्स होता था। अब देखो कृष्ण में देवराया अमुक्त मलयादा में उन्होंने एक चीज लिखी, अ किंग शुड इंप्रूव द हार्बर ऑफ हिज कंट्री, मेक द मर्चेंट्स ऑफ द डिस्टेंस फॉरेन कंट्रीज हु इंपोर्ट एलिफेंट एंड गुड हॉर्सेज बी अटैच्ड टू योरसेल्फ बाय प्रोवाइडिंग दैम विद अ डेली ऑडियंस। कहने का मतलब ये राजा की जिम्मेदारी है कि हार्बर पोर्ट को मेंटेन करे। ये राजा की जिम्मेदारी है कि जो बाहर से फॉरेन ट्रैवलर्स आ रहे हैं, चाहे फॉरेन जो मर्चेंट्स आ रहे हैं ट्रेड करने के लिए, स्पेशली हॉर्स का और एलिफेंट का जो ट्रेड करने आ रहे हैं, उनके लिए स्पेशल ऑडियंस। ऑडियंस का मतलब उन लोगों से मिलवाए जो उनको खरीद सके। इट्स अ ड्यूटी ऑफ द किंग। क्लियर? नाउ अब कौन कौन सी डायनेस्टी थी हमारे विजयनगर एम्पायर में? तो टोटल विजयनगर एम्पायर में 4 डायनेस्टी थी। सबसे पहले विजयनगर एम्पायर की शुरुआत किसने करी? 2 ब्रदर, एक का नाम था हरिहरा एंड दूसरे का नाम क्या था? बुक्का। हरिहरा एंड बुक्का आर द 2 ब्रदर हु हैव स्टार्टेड द एम्पायर नोन एज विजयनगर एम्पायर। अब ऐसा तो नहीं है कि पूरा का पूरा विजयनगर एम्पायर एक हरिहरा भूखा नहीं चला इतने सालों तक, नहीं, इनकी भी तो लाइफ होगी, मर गए होंगे। उसके बाद किसने चलाया? उसके बाद किसने चलाया? उसको हम क्या बोलते हैं? डायनेस्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? डायनेस्टी बोलते हैं। तो टोटल 4 डायनेस्टी था। इसमें आपको 3 दिखेगा, चौथा डायनेस्टी हम अगले पैराग्राफ में देखने वाले हैं। तो 3 डायनेस्टी कौन, 4 डायनेस्टी कौन? सबसे पहले संगमा डायनेस्टी। कौन है बेटा? संगमा है। ये कौन है? फाउंडर्स। तो फाउंडर्स कौन थे? हरिहरा एंड बुक्का। तो हरिहरा एंड बुक्का बिलोंग टू द संगमा डायनेस्टी। जो सेकंड डायनेस्टी था जिनको क्या बोलते हैं? सलूबा डायनेस्टी। क्या बोलते हैं हम इनको? सलूबा डायनेस्टी। ये मिलिट्री कमांडर्स को रखते थे, जिनको हम अमर नायका पढ़ेंगे अगले वाले टॉपिक में। वो क्या करते थे? इनके स्टेट के रिसोर्सेज को और ज्यादा एक्सपेंड करते। जो तीसरी डायनेस्टी उसको बोलते हैं तुलुवा डायनेस्टी। क्या बोलते हैं हम इसको? तुलुवा डायनेस्टी। तो 3 डायनेस्टी पढ़ा आपने। संगमा डायनेस्टी जिससे फाउंडर बिलोंग करते थे, फाउंडर कौन था? हरिहरा एंड बुक्का। सेकंड डायनेस्टी सलूबा डायनेस्टी एंड थर्ड डायनेस्टी तुलुवा डायनेस्टी। और जो फोर्थ डायनेस्टी थी जिसको बोलते हैं आराविडु। क्या बोलते हैं बेटा? आराविडु डायनेस्टी। ये चौथी, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। आराविडु डायनेस्टी जो लास्ट रूलर था विजयनगर एम्पायर का, कृष्ण रामा, आई थिंक रामा राय, वो कौन से बिलोंग करता था? आराविडु डायनेस्टी। उसने ही लड़ी थी, उसके बाद वो हार गया था। आराविडु डायनेस्टी से बिलोंग। तो 4 एमसीक्यू क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द विच 4 आर द इंपॉर्टेंट डायनेस्टी ऑफ द विजयनगर एम्पायर? तो 4 कौन कौन से? संगमा, सलुवा, तलुवा एंड आराविडु। तो फाउंडर कौन से डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? संगमा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। ठीक है, जब इन्होंने एक्सपेंड करना स्टार्ट कर दिया तो जो तलुवा डायनेस्टी के बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर थे जिसका नाम था कृष्ण देवराय। क्या नाम था बेटा? कृष्ण देवराया। कृष्ण देवराया जो बहुत ही इंपॉर्टेंट तुलुवा डायनेस्टी के एम्पायर थे, इन्होंने क्या किया? पूरे एम्पायर को और ज्यादा एक्सटेंड किया और ज्यादा पावरफुल बना दिया। जैसे कि 1512 में जो फर्टाइल रायचूर दोआब था, दोआब क्या होता बेटा? दोआब, मान लो एक ये रिवर फ्लो करता है, एक ये रिवर फ्लो करता है, तो दोनों रिवर के बीच में जो लैंड है इसको हम क्या बोलेंगे? दोआब। ठीक है, तो ये रायचूर जो दोआब था, इस दोआब को, और ये दोआब कहां पे लोकेटेड था? एक साइड कौन सी रिवर थी? तुंगाभद्रा, एक साइड तुंगाभद्रा एंड दूसरी साइड कौन सी रिवर थी हमारी? कृष्णा।
तो कृष्णा और तुंगाभद्रा रिवर के बीच में जो लैंड था, जो जमीन था, उसको दोआब बोलते हैं। कौन सा दोआब था? रायचूर दोआब। तो इसको एक्वायर किसने किया था? कृष्णदेवराय ने। दूसरा, जो गजपति रूलर थे जो उड़ीसा के, इनको भी क्या कर दिया था? हरा के इनके ऊपर अपना कंट्रोल को स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, इवन सुल्तान ऑफ बीजापुर को भी ना। तो कृष्णदेवराय इज कंसीडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ द विजयनगर एम्पायर। और कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे ये? तुलुवा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या पिलर था, क्या सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी थी, कैसे विजयनगर एम्पायर इतना पावरफुल एम्पायर बन पाया, आइए उसको देखते हैं। तो ये बेसिकली इन्होंने दो तरीके से काम किया। सबसे पहला तरीका क्या था? अच्छा, यू मे गेट ए क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर इज कॉल्ड एज अ गोल्डन एज ऑफ द विजयनगर एम्पायर। तो अल्टीमेटली किसका बोलेंगे हम? कृष्णदेवराय का बोले। कृष्णदेवराय इज हैविंग इसके रूलर के रूल को क्या बोलते हैं? गोल्डन एज ऑफ द विजयनगर एम्पायर। तो सबसे पहला जो इसका फोकस है वो किसके ऊपर? सिक्योरिटी और पीस। मुझे अपने आप को इतना पावरफुल बना लेना है कि कोई भी मुझसे लड़ने से पहले 1000 बार सोचे। और मैं किसको प्रेफर करूंगा? पीस को प्रेफर करूंगा। ये हमेशा ही मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस पे रहता था। मतलब इन्होंने अपने आर्मी को बता रखा था कि भैया तुम हमेशा वॉर के लिए तैयार रहो, किसी भी टाइम भी लड़ाई हो सकती है। उसके लिए जो भी खर्चा होता था ये सारे करने के लिए तैयार थे। ठीक है, क्योंकि जो इसके आसपास के जितने भी एम्पायर थे ना, ये सारे इनके कौन थे? सारे इनके दुश्मन थे। कौन थे बेटा? दुश्मन। तो इन दुश्मन से लड़ने के लिए क्या था? अल्टीमेटली अपने आप को मिलिट्री हमेशा प्रिपेयर करके। दूसरा क्या था? इनके पास स्टेट जो था ना, स्टेट पे बहुत पैसा था, वेल्थ बहुत था। अब इस पैसे को ये लोग कहाँ लगाते थे? टेम्पल्स को बनाने में। क्या बनाने में लगाते थे? टेम्पल्स को बनाने में। तो बहुत सारे फाइन टेम्पल्स बनाने के ऊपर से उन्होंने गोपुरम, गेटवेज वगैरह भी बनाए टेम्पल्स में दिखाने के लिए कि हाँ ये किससे बनाया? अपने आप को, अपने नाम को बड़ा करने के लिए उन्होंने बनाया है। इवन एक और एमसीक्यू क्वेश्चन होता है, एक इन्होंने सिटी को बनाया। इस सिटी का नाम क्या है? नागालापुरम। नागालापुरम किसके नाम पे बनाया गया है? इनकी मम्मी के नाम पे। मतलब मान लो मेरी मम्मी का नाम कमलेश देवी है तो मैं कमलेशपुरम बना दूंगा। तो इनकी मम्मी का नाम क्या था? नागाला। तो नागालापुरम इन्होंने क्या बना दिया? पूरा का पूरा शहर बना दिया अपनी मम्मी के नाम पे, अपनी मम्मी को पावरफुल शो करने के लिए और खुद को पावरफुल शो करने के लिए। ठीक है, अब अगर जो देखा जाए तो डिक्लाइन कैसे हुआ, क्या रीजन रहा कि विजयनगर एम्पायर जो इतना पावरफुल था, कृष्णदेवराय ने इतना किया, उसके बाद डिक्लाइन का रीजन क्या था विजयनगर एम्पायर का? सबसे पहले इंटरनल स्टेट्स, आपसी मतभेद। जितने भी मिलिट्री चीफ बनाए गए थे वो सब क्या बनने लगे? इंडिपेंडेंट बनने लगे। मैं राजा बनूंगा, मैं राजा बनूंगा, मैं राजा बनूंगा, मैं राजा बनूंगा ही बनूंगा। और एट द एंड कौन सी डायनेस्टी आई? आराविडु डायनेस्टी। मैंने जो जिसको तुम्हें पिछले स्लाइड में दिखाया था, आराविडु डायनेस्टी आई। और आराविडु डायनेस्टी जब 1542 में, उसके बाद से डिक्लाइन होना इसका स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब आराविडु डायनेस्टी जो थे, जो इसके चीफ मिनिस्टर थे रामाराया ने कई सारी पॉलिसी ऐसी अपनाई जिससे डेक्कन के बाकी जो सल्तनत थे वो सारे के सारे विजयनगर के खिलाफ क्या हो गए? अगेंस्ट में हो गए। क्या होने लगे? अगेंस्ट में होने लगे। बाद में इनको झटका कब लगा? जब बीजापुर, अहमदनगर और गोलकोंडा, बीजापुर, अहमदनगर प्लस गोलकोंडा, ये तीनों एक साथ आ गए। किसके अगेंस्ट में? विजयनगर के अगेंस्ट में। तो एक साइड विजयनगर एम्पायर, उस दूसरी साइड कौन सा? ये तीनों एम्पायर मिलके इसके साथ लड़ाई कर रहे हैं। और ये जो वॉर हुआ इन दोनों के बीच में, बीजापुर, अहमदनगर और गोलकोंडा, इन तीनों ने मिलके किसके साथ लड़ाई करी? विजयनगर एम्पायर। तो इन दोनों के बीच में जो वॉर हुआ, उस वॉर को क्या बोलते हैं? बैटल ऑफ राक्षसा तंगड़ी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विच वॉर लेड टू द डिक्लाइन ऑफ द विजयनगर एम्पायर? तो बैटल ऑफ राक्षसी टंगड़ी। और इसको बोलते हैं बैटल ऑफ तालीकोटा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? बैटल ऑफ तालीकोटा। इसके बाद रामाराया जो था डिफीट हो गया एंड अल्टीमेटली दैट लेड टू द एंड ऑफ द विजयनगर एम्पायर। और जैसे ये हारने के बाद अपने पूरे कोर्ट के साथ भाग के कहाँ चला गया? पेनुकोंडा में और चंद्रगिरी में जाके क्या हो गया? छुप गया। कौन? आराविडु डायनेस्टी का रामाराया। ठीक है, इन्होंने एक नए तरह का इन्वेंशन किया था जिसको बोलते हैं अमर नायका सिस्टम। क्या बोलते हैं इनको? अमर नायका सिस्टम। ये इन्वेंशन है विजयनगर एम्पायर का। अब अमर नायका होता कौन है? अमर नायका बेसिकली कौन है? मिलिट्री चीफ। क्या किसको बोला जाता है? मिलिट्री चीफ को बोला जाता था।
अब मिलिट्री चीफ जो था ये मोबाइल था। मोबाइल मतलब इनका, मान लो मेरे को अगर जो कोई एक शहर दे दिया गया कि तुम यहाँ के जमींदार हो तो मैं वहीं का बैठ जाऊंगा, ऐसा नहीं था। मेरे को टाइम टू टाइम पे क्या किया जाएगा, ट्रांसफर किया जाएगा। तो क्या किया जाएगा, ट्रांसफर भी करिए। तो ये मोबाइल होता था, कहीं पे भी इनको उठा के एक जगह से दूसरी जगह पे सेटल किया जाता था। ये बेसिकली इस लैंग्वेज कौन से, तेलुगु और कन्नड़ लैंग्वेज बोलते थे। और कई बार, अरे सॉरी, और क्या धीरे धीरे ये इंपॉर्टेंट से स्ट्रेटेजिक जितने भी फोर्ट्स वगैरह थे और जितने भी टाउन्स वगैरह थे, इन सबको क्या करने लगे, प्रोटेक्ट करने लगे। और इनकी खुद की एक आर्मी होती थी। क्या होती थी बेटा, खुद की एक आर्मी भी होती थी। अब जब इनके पास खुद की आर्मी है, इनके पास लोग हैं जिनसे ये टैक्स को वसूल कर सकते थे, तो कई सारे अमरनायका क्या होते थे, अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देते थे। क्या कर देते थे, इंडिपेंडेंट डिक्लेयर, रिबेल कर जाते थे कि हम मिलिट्री की बात नहीं मानेंगे, हम राजा की बात नहीं मानेंगे। ठीक है। अब जो रायास को, जो अमरनायका सिस्टम था, इनको जो टैक्स मिलता था, देखो सबसे पहली बात, अमरनायका इज अ मेजर पॉलिटिकल इनोवेशन। साउथ इंडिया में जो सबसे मेजर पॉलिटिकल इनोवेशन था वो कौन सा सिस्टम था, अमरनायका सिस्टम। और इसका आइडिया कहां से आया था, दिल्ली सल्तनत में एक सिस्टम चलता था, इसको बोलते हैं इक्ता सिस्टम। इक्ता सिस्टम से ये पूरे का पूरा सिस्टम जो था वो स्टार्ट हुआ। तो इक्ता सिस्टम इज ओरिजिनेटर ऑफ द अमरनायका सिस्टम। तो अमरनायका सिस्टम किससे स्टार्ट हुआ, इक्ता सिस्टम से। अब ये जो रायास किसको बोलते हैं, जो टेरिटरी मिलिट्री कमांडर्स को ग्रांट करी जाती थी उनको हम क्या बोलते थे, रायास। और नायकास कौन होते थे, वो पर्सन जो कलेक्ट करते थे क्या, टैक्सेस फ्रॉम पीजेंट्स, क्राफ्ट्स पर्सन और ट्रेडर्स, उनको कलेक्ट करने वाले को क्या बोलते हैं, नायकास। अब ये जो टैक्सेस कलेक्ट करते थे, इन टैक्सेस को 3 जगह खर्चा किया जाता था। कहां पे खर्चा किया जाता, 3 जगह। 3 जगह, सबसे पहले क्या है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, टेंपल्स को बनाना, इरिगेशन वर्क, कैनल्स वगैरह को बनाना, इन सब बनाने में खर्चा करना। दूसरी जगह खर्चा कहां करते थे ये लोग, मिलिट्री के ऊपर, कंटिजेंट बनाना, हॉर्सेस खरीदना, एलिफेंट खरीदना, जितने भी पावरफुल मिलिट्री बना सके उसके लिए। तीसरा खर्चा ये कहां करते थे, अपने घर के ऊपर। अमरनायका भी तो कुछ खर्चा होगा, उसके ऊपर भी ये लोग स्पेंड करते थे। तो जो भी अमरनायका टैक्स कलेक्ट करता था, उस टैक्स को 3 जगह खर्चा किया जाता। सबसे पहला इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, दूसरा मिलिट्री के ऊपर, तीसरा कहां पे, पर्सनल्स के ऊपर। ठीक है, समझ गए। कई सारे अमरनायका, जब इनके पास पैसा है, जब इनके पास आर्मी, हमने पिछले स्लाइड पे देखा, तो ये क्या करते थे, इंडिपेंडेंट किंगडम स्टैब्लिश कर लेते थे। क्या करते थे ये लोग, इंडिपेंडेंट किंगडम भी स्टैब्लिश कर लेते थे। जो विजयनगर एम्पायर था, उसने अपने, ऑल्दो ये दोआब में था तो बहुत फर्टाइल लैंड था, ठीक है, उसके अलावा भी इसने बहुत सारी इरिगेशन पर्पस के वर्क के लिए बहुत सारी चीज़ों को ग्रांट किया था। जस्ट लाइक बहुत सारे विजयनगर एम्पायर में बहुत सारे एरिया था जो एरिड था। एरिड होने का मतलब क्या है, जहां पे रेनफॉल इज वेरी लेस, जहां पे रेनफॉल बहुत कम होगा वो एरिया कौन सा होगा, एरिड रीजन था। उस एरिया को, वहां पे रेनफॉल को करने के लिए उन्होंने क्या टैंक्स बना रखे थे। एक एग्जांपल है टैंक का, कमलापुरम टैंक्स। कमलापुरम टैंक्स इतना बड़ा टैंक था कि उसके अंदर जब बारिश वगैरह होता था तो पानी वहां पे आके स्टोर हो जाता था। ठीक है, देखो ये पूरा का पूरा टैंक क्या है, कमलापुरम टैंक है। ठीक है, अब कमलापुरम टैंक में स्टोर हो जाता था पानी, ठीक है, और जब जरूरत पड़ती थी तो कैनल्स के थ्रू उन पानी को क्या किया जाता था, आगे पास ऑन कर दिया जाता था। तो कैनल्स बनाने के लिए जो संगमा किंग्स थे, उन्होंने बहुत सारे पैसे वगैरह डोनेट करे, ताकि जो विजयनगर एम्पायर है उनका, उसका हर एक सेक्शन, उसका हर एक पार्ट वहां तक क्या पानी को पहुंचाया जा सके। सो दे आर मोर फोकस्ड टुवर्ड द इरिगेशन टेक्नोलॉजी। अब जो इनका पूरा किंगडम था बेटा, ये किंगडम जो था ना, इन्होंने अपने किंगडम को बहुत ही सटीकता से बनाया था। इतने बाउंड्रीज, चक्रव्यूह टाइप बना रखे थे कि कोई भी बाहर वाले का अंदर घुसना बहुत मुश्किल था। इस पूरे सिस्टम को फोर्टिफिकेशन बोलते। क्या बोलते हैं हम इसको, फोर्टिफिकेशन। अब आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7 to 10 लाइन ऑफ वॉल बना रखी थी। 7 to 10 लाइन ऑफ फोर्टिफिकेशन वॉल था, किसके लिए, ताकि बाहर से कोई भी अंदर घुस ना सके। तो 7 लाइन ऑफ डिफेंस, 7 लाइन ऑफ डिफेंस के बाद बेसिकली 7 के बाद यहाँ पे 8 9 10 जो था, ये तीनों में क्या होगा, हमारे सेंटर्स जो थे वो स्टार्ट हो चुके थे। पहली लाइन में एग्रीकल्चर, दूसरी लाइन में फॉरेस्ट, तीसरी लाइन में कैनल, फिर एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, ऐसे कुछ करके प्रॉपर जो था एक वॉल दूसरे वॉल से लिंक करता था।
अभी जो वॉल बनाया गया था ये प्रॉपर मशीनरी वर्क था, मशीनरी वर्क विदाउट मोटर लगाया गया था। सिंपल सा मतलब जो अलग अलग ब्लॉक्स थे पत्थरों के उनको इकट्ठा करके एक साथ लगा दिया गया था, बट उसके अंदर कोई भी सीमेंट वगैरह यूज नहीं किया। वो आपस में कैसे चिपके रहे, फ्रिक्शन के द्वारा और ग्रेविटी के द्वारा आपस में वो लोग चिपके रहते थे, जिससे ये पूरा का पूरा वॉल क्या हुआ, बना था। अब ये इतना फोर्टिफिकेशन करते क्यों थे? क्योंकि मिडिवियल टाइम में बहुत ही ज्यादा थ्रेट था, खतरा था इनको। किससे? मान लो कोई मेरा दुश्मन है, वो दुश्मन क्या करता है, आना चाहता है। अब दुश्मन को सर्वाइव करने के लिए क्या चाहिए, खाना पानी तो चाहिए। तो खाना पानी को छुपाने के लिए उन्होंने पूरा प्रॉपर क्या फोर्टिफिकेशन कर रखा था, ठीक है, ताकि उनको खाना पीना मिलेगा नहीं और मर जाएंगे। तो बेसिकली क्या था, स्टार्व करना, भूखा मार देना। किसको? जितने भी इनके ऊपर हमला करने आएंगे उनको क्या, भूखा मार देना, क्योंकि जब तक उनको खाना नहीं मिलेगा वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और ये जितने भी एक्स्ट्रा ग्रेन्स होते थे, इन ग्रेन्स को क्या करते थे, एक ऐसी जगह छुपा देते थे ताकि दुश्मन को वो मिल ही ना पाए, ठीक है। इन्होंने जो डेड ग्रेन्स वगैरह जो थे वो स्ट्रेटेजी बनाई ताकि एग्रीकल्चर बेल्ट से बिल्कुल ही अलग रहे। मान लो ये एग्रीकल्चर ग्रीन वाला एग्रीकल्चर बेल्ट है, तो अंदर होगा ग्रेनरी, ताकि जहां यहाँ पे स्टोर किया जा सके, ताकि जो अंदर घुसेगा वो पहले इनको ग्रेन वगैरह मिलेगा ही नहीं। जब ग्रेन नहीं मिलेगा तो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ठीक है, समझ गए। तो ये चीजें होती थी ताकि बाहर वालों को बचाया जा सके। अब जो फोर्टिफिकेशन था, उनकी रोड्स वगैरह देखो, ये गेट है, इस गेट से अंदर पूरा शहर बसा हुआ है। एक मेन गेट है जिससे पूरा का पूरा अलग अलग रोड्स वगैरह जो थे वो कनेक्टेड थे। अब ये जो गेट था, वो गेट का आर्किटेक्चर देखोगे तो इंडो इस्लामिक था। ये डोम बना रखा है इन्होंने, ये वाला जो कर्व होता है वो इस्लामिक आर्किटेक्चर में ही होता है। और इन्होंने कहाँ से लिया था, ये टर्किश सुल्तान से। कहाँ से लिया था? टर्किश जो सुल्तान आए थे वो जो बिल्डिंग्स बनाते थे, उन बिल्डिंग से इन्होंने क्या लिया, आइडिया लिया था। और इसी तरीके से गेट्स वगैरह को बनाते थे, ठीक है। नाउ दिस इज द लास्ट स्लाइड ऑफ द विजयनगर एम्पायर। क्या है ये? अब शहर जो था वो शहर कैसा था, अर्बन कोर कैसा था विजयनगर एम्पायर का? तो शहर में देखो कि बहुत ही कम आर्कोलॉजिकल एविडेंस बने जिससे हम बता सकते हैं कि यहाँ पे इस तरह का शहर रहा होगा। जितने भी पोर्टुगीज ट्रैवलर थे, जस्ट लाइक दुआर्टे बारबोसा जो था, उन्होंने कई सारी चीज़ों को नोटिस किया कि यहाँ पे जो घर थे वो टूटे फूटे थे। तो अल्टीमेटली इन्होंने मान लिया कि यहाँ पे जो घर बनाए थे वो ऑक्यूपेशन के बेसिस पे क्या बनाए गए थे। जो सर्वाइविंग फुट, जो भी फील्ड सर्वे किया गया उसने दिखाया कि कई सारे श्राइन्स थे, कई सारे स्मॉल टेम्पल्स थे और रेन वाटर वेल्स वगैरह भी थे, और बहुत सारी अलग अलग कम्युनिटी के अलग अलग क्या घर वगैरह बनाए गए थे। इन सर्वे में यह भी पता चला कि एक पूरे शहर में एक ऐसा एरिया है जो नॉर्थ ईस्टर्न कॉर्नर में बसता है, और वहां पे क्या मिला हमें, चाइनीज पोर्कलेन मिला। ये जो अलग अलग पत्थर है ना, वो इंडिया के नहीं थे, ये कहाँ के थे, चाइनीज के थे। इससे हमने क्या बनाया, इससे हमने क्या निकाला कि ये पूरा का पूरा जो नॉर्थ ईस्टर्न कॉर्नर है, यहाँ पे कौन रहते थे, वेल्दी ट्रेडर्स। कौन रहते थे बेटा, वेल्दी ट्रेडर्स जो थे वो रहते थे। चाहे मुस्लिम जो ट्रेडर्स थे जो बहुत ही वेल्दी थे, उनके लिए क्वार्टर्स वगैरह बना के रखा गया था। तो हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा, विजयनगर एम्पायर पढ़ा। विजयनगर एम्पायर की कितनी डायनेस्टी थी वो पढ़ा। हमने देखा कि हम्पी का डिस्कवरी किसने किया, ठीक है। हमने देखा कि कृष्णदेवराय ने कैसे अपने आप को ज़्यादा पावरफुल बनाया। हमने ये भी देखा अमरनाय का सिस्टम क्या होता है। हमने ये भी देखा कि वो जो फोर्टिफिकेशन करते थे, हमने ये भी देखा रीजन ऑफ फोर्टिफिकेशन क्या था। हमने ये भी देखा कि शहर वहाँ पे कैसे बसते थे। तो ऑलमोस्ट विजयनगर एम्पायर का पार्ट वन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब जल्द ही मिलते हैं पार्ट 2 के साथ। तब तक बने रहे, मस्त रहे, आबाद रहे, खुश रहे एंड एंजॉय करें। थैंक यू।